कर्नल फरीदी की सीरीज़ का नावल चल रहा है और बड़ा अहम नावल है। ठीक है जी, बड़ा अहम नावल है ये और इसका नाम है भयानक जज़ीरा। कहानी कुछ इस मोड़ पे आई है कि कर्नल फरीदी हमीद और अपने साथियों के साथ इस वक्त सफ़र कर रहा है, बहरी सफ़र जनाब। तो आगे बढ़ते हैं। बहरीन से जिब्राल्टर तक के बहरी सफ़र में कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता रमोना और डी कारगा की अफसरदगी दूर होती जा रही थी। इस दौरान में वो सब एक दूसरे से काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गए थे। जिब्राल्टर पहुंचकर फरीदे ने डी कारगा से वो मकामात मालूम किए जहां उसके मुल्क की खुफिया एजेंसी के अफराद रहते थे। इसके बाद वो और हमीद डॉन वर्सन की सुराग रसानी में मसरूफ़ हो गया। अनवर डी कारगा और रमोना के साथ ठहरा रहा। वो महसूस कर रहा था कि फ़ुर्सत के नमात में होना ज़्यादातर गैर मुस्तकिल मिजाज और कंडलरी लड़की है, लेकिन वह इस गलत फहमी में अब तक मुब्तला थी कि हमीद सचमुच ज़ारे रोज़ के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है कि अल्बर्नो नीचले तबके से ताल्लुक़ रखता है। रमोना ने अनवर से कहा। मैं भला इसके मुतालिक क्या कह सकता हूँ? अनवर ने कहा, और मैं महसूस करती हूँ कि अल्बर्नो एक लापरवाह आदमी है। शायद वो कभी सोचता ही नहीं कि दूसरे उसके मुतालिक क्या ख्याल रखते हैं। बाज़ औक़ात मैं सोचने लगती हूँ कि वो शायद किसी दूसरी दुनिया का आदमी है। मैं अभी तक इसके चेहरे पर तखन के असरार नहीं देखे, चूँकि इस सफ़र ने हमारा कचौमट निकाल दिया। अनवर कुछ ना बोला। रमोना थोड़ी देर बाद फिर कहने लगी, डॉन विंसेंट मेरी कौम का बहादुर तरीन आदमी है, तेगजनी में अपना चाप नहीं रखता। इसकी हैरत अंगेज़ सलाहियतों के मुतालिक अफसाने मशहूर हैं, मगर अल्बर्नो ने उसे भी शिकस्त दे दी थी और अब वो उसे जान से मारने का इरादा रखता है। डॉन अल्फ्रेड एक मशहूर पहलवान है, लेकिन वो अब मैस अल्बर्नो के खौफ से दुम दबाकर भाग निकले। अनवर रशीदा के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना चाहता था। उसने रमोना को देखकर उसे तुम इससे पहले सीनियोरा रमोली से मिली थी? नहीं, मैंने उसे आज तक नहीं देखा। तो क्या तुम उसे जजीरे का हुक्मरान बना दिया जाएगा? हाँ, लेकिन तुम उसके लिए क्या सबूत पेश करोगी कि शहज़ादी रमोली है? तुम्हारी कौम तो ये जानती है कि वो बचपन में ही कत्ल कर दी गई थी। हमारी कौम की एक बहुत बड़ी शख्सियत इस राज से वाकिफ़ है। हमारे मजहबी पेशवाओं मुक़द्दस बाप पतरस और हामिद में वक्त ने उसे भी चुटला दिया। तो अनवर ने सिगरेट जलते हुए कहा, वो मुक़द्दस बाप को चुटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये कहा और आयमा बदलते देर नहीं लगती और फिर हुक्मरानों के हथकंडे हो सकते हैं। मुक़द्दस बाप की पोजीशन ऐसी हो जाए कि आवाम उसे ही झूठे समझने लगें। रमोना खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानती, कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, तभी तो मेरा बाप जद्दोजहद कर रहा है। गुफ्तगू हो रही थी कि डी कारगा आ गया। अनवर ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। डी कारगा खामोशी से सुनता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, बेटे अगर इसके इम्कान ना होते तो मैं इतनी जद्दोजहद क्यों करता? मैं क्यों चाहता कि डॉन विंसेंट को दारुल हुकूमत पहुँचने से पहले पकड़ लिया जाए? मैं अपने साथियों को गैर ममालिक क्यों ले जाता जबकि हरकत बगावत के मुतरादिफ है? अनवर ने कहा, मैं इन इम्कानात के मुतालिक मालूम करना चाहता हूँ। रमोले के जिस्म पर एक ऐसा निशान मौजूद है जो शाही ख़ानदान के अफराद के अलावा किसी के जिस्म पर नहीं होता। अनवर बेख्तियार हंस पड़ा। डी कारगा मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे हैरत है कि अल्बर्नो जैसे दानिशमंद आदमी तुम्हारे चक्कर में किस तरह पड़ गया। बहरहाल उसने मेरी भी मिट्टी पलीद कर दी। क्यों? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। डी कारगा ना खुशहाल लहजे में बोला, ऐसी कहानियाँ मैंने हॉलीवुड की घटिया फिल्मों में देख चुका हूँ। एक का तो नाम मुझे अभी तक याद है, शहंशाह सुलेमान का ख़जाना। राइड एडगर के नावल का प्लॉट, जिस तरीके के शिकारी क्वार्टरमैन को एक ऐसा खपती मिला था जिसके सीने पर शाही निशान था। तुम्हारी बेदवारी की वजह मैं नहीं समझ सकता, डी कारगा खुश लहजे में बोला। हालांकि मैं तुम्हारे सामने शहज़ादी रमोली से मिल चुका हूँ और तुम उससे समझते हो, तो ये बताओ कि वो मेरे साथ जाने के लिए क्यों तैयार हो गई थी? मेरा उसकी ज़ात से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? अनवर खामोश हो गया। उसे अपनी हिमाकत पर गुस्सा आने लगा। डी कारगा ने कायदे की बात कही थी। अगर वाकई रशीदा हिंदुस्तानी थी तो इसका एक गैर मुल्की से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? उसे अफसोस था कि अपना खामोखा डी कारगा को कभी अदा कर दिया। मुझे अफसोस है, अनवर भर्राई आवाज़ में बोला। हालात ऐसा पेश आ रहे हैं कि दिमाग सोचने की सलाहियत खो बैठता है। अगर मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ़ पहुँची हो तो माफ़ी चाहता हूँ। नहीं बेटे, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद भी। रमोली किसी तरह छोड़ना ना चाहेगी और मुझे क्या करना होगा? मैं जानता हूँ कि कोई गैर मुल्की तुम्हारे जजीरे में नहीं रह सकता। मैं तो सिर्फ रशीदा की ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ और बस। तुम नेक और शरीफ आदमी हो, लेकिन मुझे खौफ है कि डॉन विंसेंट उसे रास्ते में ही ख़त्म ना कर दे।
मुझे यकीन है कि वो उसे ज़िंदा ले जाएगा, क्योंकि फ़ाखान एक बार धोखा खा चुका है। फ़ाखान कौन? हमारा हुक्मरान फ़ाखान कहलाता है। रोमाली फ़ाखानिया कहलाएगी, बहरान आइलैंड की तीसरी मलका। तुम निशान के बारे में क्या कह रहे थे? अनवर थोड़ी देर खामोशी से बोला। हमें कह रहा था कि इस किस्म के निशानात सिर्फ शाही ख़ानदान के अफराद में पाए जाते हैं, और तख़त के वारिस के जो निशान होता है दूसरे निशानात शायद मुख्तलिफ होता है। ये निशान बच्चों की पैदाइश पर उनके सीनों पर डाल दिए जाते हैं। इस रस्म की सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ शाही बच्चे सन ब्लॉक को पहुँचने से पहले दूसरे ममालिक में रखे जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ी निशान भी तो बनाए जा सकते हैं। अनवर ने कहा ये नामुमकिन नहीं, क्योंकि निशानात शाही मेहर के होते हैं, जो शाही ख़जाने में काफ़ी एहतियात के साथ रखी जाती है। निशान डालने का तरीका क्या है ये ना पूछो तो बेहतर है, मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन भला रस्म है चाहे वो विषय नहीं, क्योंकि आखिर बहुत ज़ालिमाना तरीका है। लोहे की मेहर गर्म करके बच्चे के सीने पर लगा दिया जाता है। वो रमूना ने अपना डिस्सा से खुल लिया, जैसे उन दागे जाने वाले मासूम बच्चों की दलील खुद अपने सीने पर महसूस कर रही है। तुम्हारा जजीरा दुनिया का 8वां अजूबा मालूम होता है। डीकार का कुछ कह नहीं चाह रहा था कि कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फरीदी अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे हमीद था। उसने आते ही अनवर को ढूंढना शुरू कर दी। अनवर समझ गया कि रमूना का ठहरना उसे खिल गया है। फरीदी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। मैंने सवालिया नज़रों से देखा। डीकार का तुम्हारे मुल्क की एजेंसी के लोग तुम्हारी तलाश में हैं। डॉन विंसेंट यहाँ से चला गया है। वो 3 और एक बूढ़ा मरीज़ जो यहाँ थे वो भी चले गए हैं, और अल्फ्रेड यहीं रुक गया। गालिबन वो तुम्हारा रास्ता देख रहा है। और डीकार क्या मुट्ठियाँ बेचकर बोला है, स्पेन में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भी मालूम हुआ है कि डॉन विंसेंट वगैरह मैक्सिको गए। बहरहाल ये समझ लो कि यहाँ से मैक्सिको का रास्ता हमारे लिए मखदूश है। मैं सोच रहा हूँ कि रास्ता बदल लिया जाए। फिर कौन सा रास्ता अख्तियार करोगे? क्यों ना हम लोग मैक्सिको के बजाय जमीका जाएँ। भला जमीका कैसे जा सके कि वो बरतानवी हुकूमत का एक हिस्सा है। ये मैं कर लूँगा। जमीका से हमें फिर वार्डलिंग की तरफ वापस आएंगे, और वार्डलिंग से बहरें आइलैंड। और अगर डॉन विंसेंट निकल गया तो या तो हमसे पहले निकल गया जाएगा या मुझसे पहले पहुँच जाएंगे। इसके अलावा तीसरी सूरत नामुमकिन है। फरीदे ने गौर से लगाने लगा। डीकार का थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला तुम ठीक कहते हो, मगर मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। हमीद ने कहा। फरीदे के अलावा सब लोग सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगे। मेरा ख्याल है कि संजीदगी से बोला, पहले हम टम्बकटू जाएँ, फिर वहाँ से होनोलुलु का सफ़र करें, उसके बाद कुतुब जनूबी से गुजरते हुए जहन्नुम रसीद हो जाए। बकोमत फरीदी ने चीख कर कहा, और हमीद ने सहम जाने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि रमूना बेख्तियार हंस पड़ी। डीकार का भी हंसने लगा। फिर फरीदी कुछ कहने वाला था कि रमूना हाथ उठाकर बोली, अच्छी बातें बंद, अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। शौक़ से फरीदी ने कहा, लेकिन खाना यहीं मंगवाया जाएगा, डाइनिंग हॉल में खाना ठीक नहीं है। क्यों डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं? ताऊ वहाँ भी बैठ सकते हैं, रमूना ने कहा। अल्बर्नो का ख्याल ठीक है, टीका रेखा बोला। मैं यहीं तुम्हें बैंड सुना दूंगा, हमीद मुस्कुरा कर बोला। फरीदी उसे फिर घूरने लगा और हमीद ने मुंह फेर लिया। फिर डी खारकेरा ने वेटर को बुलाकर कमरे में ही खाना लाने के लिए कहा। खाने के दौरान में हमीद ने लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए। रमूना हर बात पर हंस रही थी। इस लड़की की खैरियत नज़र नहीं आती। अनवर ने फरीदी से उर्दू में कहा, भाई क्या बताऊँ, हमीदी की आदत मैं आज तक ना छोड़ा सका। औरत इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, लेकिन एक बात है कि हदूद से बाहर कदम नहीं निकालता। तुम लोग ना जाने किस ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हो, डीकार करने का मुझे उलझन होती है। अनवर अपनी ज़बान में कह रहा है कि इसका दिमागी ताज़ुन बिगड़ता जा रहा है। मैंने हर तरह इत्मीनान दिलाने की कोशिश की है, डीकार का बोला। मैं भी समझा रहा हूँ, फरीदी ने कहा, और खाने में मुश्किल हो गया। खाना ख़त्म करने का डीकार का दूसरे कमरे में आराम के लिए चला गया। बहुत थक गया था। बकिया लोग वहीं खाते पीते रहे। फरीदी ने एक सिगार सिलगाकर होंठों में दबाया और सिलगाने ही चाह रहा था कि रमूना ने उसे खींच लिया। तुम बहुत कसरत से सिगार पीते हो, रमूना ने कहा। अब बस, फेफड़े ख़राब हो जाते। फरीदी मुस्कुराने लगा। और मेरे पाइप के मुतालिक क्या ख्याल है? हमीद ने अपना पाइप होठों से निकालते हुए कहा। इससे भी फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, रमूना बोली। लेकिन अगर तुम्हारे फेफड़े ख़राब भी हो गए तो इससे कोई ख़ास नुकसान ना होगा। क्यों? हमीद मुतैयर होकर बोला। तुम एक नाकार आदमी हो, सिर्फ बातें बनाना चाहते हो, ज़िंदगी बेकार है। हमीद बेजारी से बोला, और फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। अनवर भी हंस पड़ा था। शायद इस दौरान में पहली बार दिल खोल कर हंसा था। हमीद ने अपनी जेब से रेशमी रुमाल निकाला और उसे अपनी गर्दन में बसाकर
दोनों सिरे खींचने लगा। तो ये क्या करने लगे, रमोना ने मुस्कुरा कर कहा, खुदकुशी हमीदी घटी घटी आवाज़ में बोला। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आँखें उबल रही थी। अजीब दीवाने आदमी। और रमोना ने कहा और बढ़कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। नहीं नहीं, मुझे मर जाने दो। हमीद ने इनका क्या फजूल बकवास करने चाह रहे हो? रमोना चिल्लाकर बोली। मर भी जाने दो, फरीदा लापरवाही से बोला। और हमीद रुमाल की गोशे छोड़कर खड़ा हो गया। वो तो आप इसमें दिलचस्पी रह रहे। हमीद उर्दू में बोला। मैं दस्तबरदार होता हूँ, तुम गधे हो। फरीदी चिल्लाकर बोला। मुझे पागल कुत्ते ने घाटा है कि लड़की में तुम्हारी इतना दिलचस्पी लूँ, ना जाने तुम्हारे दिमाग में किस किस्म के कीड़े किलबराते रहते हैं। हमीदी ने कहा कि मैं अहमक नहीं हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि आपकी तरफ झुक रही है। झुकने दो, फरीदी बेजारी से बोला। इसके झुकने से दुनिया का नक्शा नहीं बदल सकता। बैनुल-अक़वामी सियासत भी अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन तुम्हें टीवी ज़रूर हो जाएगा। दिमाग ज़रा ठंडा रखो। तो अब इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं? हमीदी ने पूछा। अबे नहीं बेवकूफ़, फरीदी गुस्से में दांत पीस कर बोला। शुक्रिया, मैं आप होने वाले बाल बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अनवर के लिहाज इज़्ज़त करना दुश्वार हो रहा था, इसलिए उठकर बालकोनी में चला गया। अलबत्ता रमोना इन दोनों को हैरत से देख रही थी, क्योंकि उसने फरीदी को गुस्से में दांत पीसते हुए देखा था। आखिर बात क्या है? रमीना ने तशवीश लहजे में कहा। तो पुरतगाली ज़बान नहीं समझती? फरीदी ने हैरत ज़ाहिर करते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं समझती। अनवर रमोना की आवाज़ सुनते खिड़की के करीब आ गया था। बात दरअसल ये कि तुमने उसे नकारा कि अगर उसका दिल तोड़ दिया। ये कहता है मैं वापस लौट जाऊँगा। ये हकीकत है कि नकारा आदमी नहीं है, भी इसके कारनामे तुम्हारी नज़रों से नहीं गुजरे। एक बार ये गुस्से में आकर एक जंगली हाथी की दुम पकड़ कर लटक गया था और हाथी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। मैंने तो मजाक में कहा था, रमोना ने माज़रत तलब अंदाज में कहा। फिर वो हमीद से मुखातब करके बोली, तुम बुरा मान गए। पहले बुरा मानने का इरादा था मगर अपनी अमीद ने कहा और बाइक सुलगाने लगा। फरीदी ने अनवर को आवाज़ दी। दोनों सफ़र के मुताल्लिक़ गुफ्तगू में मशगूल रहे और हमीद रमोना के साथ बालकोनी में चला गया। फरीदी ने उसे भी मशवरे में शरीक करना चाहा, लेकिन फिर इरादा मुलतवी कर दिया। फ़िलहाल हमीद कोई कायदे की बात नहीं कर सकता था, क्योंकि रमोना उसके सर पर बुरी तरह सवार थी। हमीद बालकोनी में रमोना से कह रहा था, तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की हो और तुम बिल्कुल कंगारा मालूम होते हो। होठ सकर कर बोली। चलो मैं कंगारा ही सही, लेकिन मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी तारीफ़ करता रहूँगा कि सच है कि तुम हाथी की तुम पकड़ कर लटक गए थे। हाँ, मगर वो हाथी मुर्दा था। क्यों फजूल बातें कर रहे हो? अरे तुम अलबड़नों की बातों में आके वो मेरा मसला उतार रहा था, लेकिन 20 साल को तो तुम पकड़ कर ले गए थे। फिर तुम्हें पकड़ दकर और मारपीट से इतनी दिलचस्पी क्यों है? हमीद ने झुंझला कर कहा। मुझे निडर और बेखौफ आदमी अच्छे लगते हैं। अलबड़नों की मेरे दिल में बहुत इज्जत है और मेरे लिए तुमने अच्छा ही किया। क्या एक किया है? अच्छा तो मैं करके दिखाऊंगा। हमीद ही अकड़ कर बोला। क्या दिखाओगे? अपनी ज़ुबान। हमीद ने कहा और अपनी ज़ुबान निकाल दी। रमोना हंस पड़ी। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तुम दोनों तुम्हें अच्छे लगते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा। रमोना जल्दी से बोली। तुम बड़े शैतान मालूम होते हो। बड़ा नहीं, छोटा को बड़ा शैतान तो अलबड़नों है। मैं तुम दोनों की इज्जत करती हूँ। अच्छा मुझे अलबड़नों के बारे में बताओ। क्या बताऊँ? हमीद ठंडी सांस लेकर बोला। वो तुम्हारी ज़रा बराबर भी परवाह नहीं करता। तुम फिर फेंकने लगे। मैं तुमसे कब पूछ रही हूँ? क्या तुम समझते हो कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ? कतई नहीं, कतई नहीं। हमीद सर हिला कर बोला। मोहब्बत तो तुम मुझसे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। रमोना झल्ला कर बोली और कमरे में चली गई। हमीद इस तरह आसमान की तरफ देखने लगा जैसे आसमान की जानिब भी घूसा टांग देगा। तो भाई पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ। थोड़ा मैं आपको बता दूँ, फरीदी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करैक्टर है और बहुत सोबर पर्सन, जो एक बहुत संजीदा शख्सियत का हामिल है। जबकि कैमरटन हमीद उसका असिस्टेंट एक मस्खरा है और अक्सर औक़ात मस्खरे की पन की बातें करता है।